हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो आपका एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया बच्चों आप सभी अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि वो भी ऑनलाइन तरीके से विज्ञान की पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका। देखिए, पहली बात ये है कि आपका जो है विज्ञान की पुस्तक का जो है अंतिम प्रश्न कक्षा छठी का अंतिम पाठ है, और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस साइंस का पाठ्यक्रम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसका क्रम है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो लाल केंचुए जो है जैव अनिम्नीकरणीय कचरे या नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। यानी ऐसी चीज़ें जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं उनको तो वो कर देते हैं, पर ऐसे पदार्थ जो गलते सड़ते नहीं हैं उनको यह कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, जैसे शीशा, लोहा, प्लास्टिक आदि। ठीक है। दूसरा, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को देखा है? यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उसका चित्र भी बनाइए। तो कंपोस्ट गड्ढा, अभी आपने कंपोस्ट गड्ढा जो आपके घरों में जहाँ आप गोबर फेंकते हो, गाय का कूड़ा करकट फेंकते हो, अपने खेतों में बनाया होता है गड्ढे, तो वहाँ जाके आप देखिए और फावड़े से आप खोदिए थोड़ा सा, उसके नीचे आपको केंचुए मिलेंगे, लाल केंचुए। तो लाल केंचुए के अलावा भी वहाँ पे और चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे कोई बीटल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मिलेगी आपको, जो दूसरे जीव मिलेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करनी है आपने और उनका नाम लिखना है और उनका चित्र भी बनाना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है आपका, क्या कचरे का निपटार केवल सरकार के उत्तरदायित्व है? नहीं। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको समझाया था जब चैप्टर पढ़ाया था। तो कचरे का निपटारा केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है। हमें चाहिए कि हम घरों से निकलने वाले कचरे का सही तरीके से समूहीकरण करें, अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग अलग समूहों में बांटकर अलग अलग जगह रखें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के कचरे को हम अगर इस्तेमाल कर ही लिया है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल दोबारा उससे इस्तेमाल करें, नया कचरा ना लाएं। तो इस प्रकार जो है हम ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करके जो है कचरे के निपटारे में सहायता कर सकते हैं और गवर्नमेंट का, सरकार का हेल्प कर सकते हैं। इसका घ भाग है, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? कचरे के निपटान से संबंधित जितनी भी समस्या है उनको कम करना संभव है। वो किससे होता है? अगर हम कचरे के निपटान के प्रति सजग रहें और कचरे के निपटान से पहले हम क्या करें, कचरे के निपटान से पहले हम समूहीकरण करें, कचरे को अलग अलग बांटें, समूहीकरण करें और उनको अलग अलग बांटें, सही जगह रखें, तो उससे क्या होगा, कचरे के निपटान करने में सहायता मिलेगी। तो कचरे से निपटाने से ऊपर होने वाली समस्याओं को कम करना संभव है। इसके लिए देखिए, पहले तो हमें एक जगह कचरा रखना चाहिए और जो कचरा उठाने वाले कर्मचारी है उनको, ताकि उसमें सहायता हो सके, उनको इधर उधर बिखरे कचरे को उठाना ना पड़े, एक जगह हमने ढेर लगाया होगा तो आसानी होगी। और हमने कचरों को अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में अलग अलग रखा हो तो और आसानी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है उत्पन्न कचरे को आसानी से कम करने में उनको सहायता होगी, निपटारे करने में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, घर में बचे हुए भोजन को आप क्या करते हैं? जो घर में भोजन बच जाता है उसका क्या करते हो? तो इसका उत्तर आप दे सकते हो अपने हिसाब से। कई लोग घरों में बचे हुए भोजन को गाय को खिला देते हैं, कई जो है उसको फ्रिज में लगा देते हैं, फिर अगले दिन खा लेते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से जो है आप जो अपने घरों में करते हैं वो आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक अपने मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? देखिए, एक आपको प्लास्टिक की प्लेट है, दूसरा केले का छिलका है, केले का पत्ता है।
अगर आपको केले के पत्ते में और प्लास्टिक की प्लेट में खाने को दिया जाए, दोनों में से किस में खाएंगे आप? तो हम प्लास्टिक की प्लेट में खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का प्लेट जो है एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, वह गलता सड़ता नहीं है और जिसके वातावरण प्रदूषित होता है। तो हम किस में खाएंगे फिर? केले के पत्ते में खाना खाएंगे, क्योंकि इसका जब हम खाने के बाद इसको फेंकेंगे भी तो वह आसानी से गल सड़ जाता है, यह क्योंकि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसीलिए हमें प्लास्टिक की जगह केले के पत्ते पर खाना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 का क है, विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करें, पता करें इनमें किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, किसका नहीं। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। घरों में जितने भी कागज़ होते हैं, जैसे अखबार का टुकड़ा, कॉपी का टुकड़ा, कोई और, आप विभिन्न प्रकार के कागज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। उनमें से आप बता सकते हैं किसका जो है पुनर्चक्रण किया जा सकता है, किसका नहीं। उसके बाद लेंस की सहायता से उन कागज़ों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण करें जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया था। क्या आप कागज़ की नई शीट एवं पुनः चक्रित शीट के कोई अंतर देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, पुनः चक्रित शीट और कागज़ की नई शीट में अंतर तो होता ही होता है। क्यों? क्या अंतर होगा? एक तो जो पुनः चक्रित शीट होगी वो खुरदरी होगी। नंबर 2, वह चमकीली नहीं होगी, जैसे आपकी शाइनिंग होती है ना एक नए कागज़, वैसा नहीं होगा। तो इस प्रकार यह अंतर तो होगा। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5वां है, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, समूह में चर्चा कीजिए। अब आप पैकिंग, कोई चीज़ का पैकिंग होती है ना, उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं और एक डिस्कस कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी के बर्थडे पे कोई गिफ्ट देते हो, तो आप क्या करते हो? गिफ्ट लाते हो। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को गिफ्ट देना है, तो आप एक डॉल ले आए, एक कार ले आए। तो कार को आप बाहर से कवर करोगे, पहले गत्ता होता है उसका बॉक्स, उसके बाहर से आप एक अखबार के कागज़ से लपेटोगे उसको। फिर उस अखबार के कागज़ के ऊपर आप एक रैपर मिलता है आपका, गिफ्ट रैपर, उसको लिपटाओगे, उसको टेप लगाओगे। तो इस प्रकार आप उसमें कितनी चीज़ लगा दी आपने। सबसे पहले गिफ्ट रैपर लगाया, उसके अंदर अखबार लगाई, उसके अंदर आपने एक डब्बा लगाया। तो इनका उद्देश्य क्या है? जो डब्बा है वो सिर्फ उस कार को डैमेज होने से बचाएगा, और जो अखबार है वो इसलिए लगाई हमने ताकि वो डब्बा सेफ है, और जो बाहर का हमने जो रैपर लगाया वो इसलिए लगाया ताकि वो सुंदर दिखे। तो इस प्रकार जो है इनका विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। अब बच्चों, जब आपको ये मैंने गिफ्ट की बात करूँ, इसी की बात करते हैं, तो गिफ्ट में हम जब डब्बा दें ना, तो गिफ्ट में 2 पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। जैसे गिफ्ट का डब्बा है, उसका जो डब्बा आया होता है उसी में उसको दे दें एज इट, तो आपको बाहर से ना अखबार लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बाहर को जो आपका गिफ्ट रैप पेपर है उसकी लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उससे क्या होगा, वो गिफ्ट रैप भी प्लास्टिक का होता है, तो वो गलत सड़ता नहीं है। तो इससे हम प्लास्टिक के उपयोग से बच जाएंगे और अनवांटेड जो है पैकेजिंग से भी बच जाएंगे। इसलिए हमें जो चीज़ जैसे आई है उसी में देनी चाहिए, या अगर देना ही पड़े तो हमें अपने एक कॉपी का सिंपल प्लेन पेपर लेके, या गुड्डी कागज आता है उसको लेकर, टॉय पेपर बोलते हैं उसको, उससे लेकर हमें कवर करना चाहिए ताकि वह गल सड़ जाए आसानी से। तो इस प्रकार जो बच्चों प्रश्न नंबर 5वां भी हो गया। अब 5वां का ग देखते हैं, पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पे एक कहानी लिखी है। तो आप लिख सकते हो, कहानी बना सकते हो कि जी कल रात मेरे मित्र की एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे मैं गया, मेरे मित्र का नाम सोहन है, तो मैं सोहन की पार्टी में गया, वहाँ मैं रवि, रमेश, श्याम और आदि 4-5 मित्रों के साथ मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे हम सभी ने गिफ्ट दिए उसको, हमने किसी ने कार दी, किसी ने उसको पिस्तौल दिया, किसी ने उसको खिलौना दिया, किसी ने उसको टॉय दिया, हम सभी ने गिफ्ट दिए उसको। हमने हर गिफ्ट को बाहर से कागज़ों से रैपर किया, फिर गिफ्ट पैक से रैपर किया। तो हर बच्चे ने अपने अपने खिलौने में, अपने अपने उपहार में गिफ्ट रैप लगाया। तो उसके पास बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे उपहार हो गए। लेकिन जब उसने खोले तो सब के बाहर एक गिफ्ट रैप था जो कि प्लास्टिक होता है। तो इतने सारे प्लास्टिक उसके पास इकट्ठा हो गए जो कि कचरा बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि गलते सड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार आप कहानी बना सकते हैं। हमें जो है इन प्रकार के कचरों से बचना चाहिए और ऐसे गिफ्ट रैप को देने से परहेज रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपके चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा आसान प्रश्न है बच्चों।
अब रासायनिक उर्वरक होती है, उसके स्थान पर अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करें वो अपेक्षाकृत उत्तम होगा। क्यों? नंबर 1, देखिए रासायनिक उर्वरक जैसे कि नाम है रासायनिक, तो ये केमिकल या रसायनों से मिलकर बनी होती है। तो रसायन कभी लाभ देते कभी नुकसान। देखिए खेतों में डालेंगे तो उसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। लगातार डालेंगे तो खेतों की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और खेतों में डालने से खेतों में जो पानी होता है वो भी दूषित होता है, वातावरण में भी प्रदूषण फैलता है, ठीक है। या उस उर्वरक को कोई पक्षी खा ले तो वो भी मर सकता है। तो ये होगी रासायनिक उर्वरक के घाटे या नुकसान। लेकिन जो कंपोस्ट है वो बिल्कुल गल सड़कर जो पदार्थ होते हैं उनसे बनी होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं होता और उपजाऊ क्षमता भी होती है, उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो ह्यूमस क्या करेगा? आपके खेतों में उर्वरकता बढ़ाएगा और खेतों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार हमें रासायनिक उर्वरक की जगह कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार जो है ये चैप्टर भी पूरा होता है। पार्ट 16 कचरा एवं उसका निपटारा, संग्रहण एवं निपटान। तो ये चैप्टर भी हमने अच्छी तरह समझा, इसके सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हमने किए और मुझे उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से ये समझ आए होंगे और आपने इनको नोट किया होगा। अगर बीच में आपको नोट करने से रह गए होंगे बच्चों तो मेरे वीडियो को आप बीच में पॉज कर सकते हैं और इनको दोबारा रिवाइंड करके चला सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर 16 भी ख़त्म होता है और चैप्टर 16 के साथ ही आपका विज्ञान की पुस्तक के सभी चैप्टर ख़त्म होते हैं और आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो से हम रिवीजन शुरू करेंगे और आपके विज्ञान की पुस्तक का फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में अगले वीडियो में रिवीजन वर्क के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।